सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 6 और इससे पहले वाले वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पे टाइप करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अविचल सर। तो आप टाइप करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अविचल सर और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे टेट सीटेट क्लास या फिर @टेट सीटेट क्लास। तो मूव करते हैं आज के वीडियो में और हम देखेंगे कि आज हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी की बुक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक रूट है जो गोवा से केरला जाता है और इस रूट पे रास्ते में 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ती, सुरंग पड़ती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि गोवा से केरला के रूट पर जाने पर, ट्रैवल करने पर रास्ते में कितने ब्रिज पड़ते हैं, कितने पुल पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2000 पुल हैं और 92 सुरंगें पड़ती हैं। ठीक है, इतना बहुत बेसिक आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स, यानी इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं, आखिरकार इतनी सुरंगें पुल क्यों हैं। तो आपका बहुत आसान सा आंसर क्या रहेगा कि गोवा से केरल के रास्ते में ट्रेन को बहुत ज्यादा कठिनाई पूर्वक, यानी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो बहुत डेंजरस रास्ते हैं, वहां से गुजरना पड़ता है, जैसे समुद्री तट या फिर कई जल निकाय वाटर बॉडीज हैं, पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए उनको पार करने के लिए कई पुल और सुरंगें बनाई गई हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता है, इसी वजह से कई सुरंगें और पुल का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करके आएंगे। आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मदर्स एल्डर सिस्टर है, यानी यहाँ पे आप देखिए हिंदी में, मलयालम में वलियम्मा, ये टर्म आपसे पूछ सकता है कि जो वलियम्मा है वो किस भाषा का टर्म है, तो मलयालम का है। और आपसे पूछ सकता है कि वलियम्मा का अर्थ क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और उसके बाद में मलयालम में ही अम्मुम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। इसका मतलब मदर की जो एल्डर सिस्टर है, मदर की जो एल्डर सिस्टर है उसको हम क्या कहते हैं, वलियम्मा, और मदर की मदर को हम अम्मुम्मा कहते हैं मलयालम में। ये बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं। तो आगे यहाँ पे गांधी धाम नागरकोल एक्सप्रेस के बारे में दिखाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि गांधी धाम से जब ट्रेन चलती है तो उसको उदुपी तक पहुंचने में रास्ते में कितने स्टेशंस को पार करना पड़ता है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी धाम से ट्रेन चलती है और एर्नाकुलम टाउन तक पहुंचने में रास्ते में कितने स्टेशंस को पार करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कितने स्टेशंस को पार करना पड़ता है और कितने दिन का समय लगता है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अहमदाबाद से ट्रेन चल रही है और उसको कोझिकोड में कितने दिन का समय लग जाता है या कितने स्टेशंस पार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। आगे मूव करते हैं। तो बेसिकली ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ये टीचर के लिए हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। अगर टीचर रेलवे टाइम टेबल को क्लास में ले जाता है तो उससे बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा, बच्चों को क्या चीज सीखने को मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रेलवे टाइम टेबल के द्वारा कौन कौन से विषय सीखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेलवे टाइम टेबल की मदद से बच्चों को हम सिखा सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं सीखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बाल विवाह कानून है और ये कहता है कि लड़की की शादी कि कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की शादी के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाल विवाह कानून के अंतर्गत, यानी लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज, इसके अंतर्गत 18 वर्ष के लिए गर्ल और 21 वर्ष के लिए बॉय की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन है, इन्होंने क्या ऐसा अचीवमेंट किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इनके बारे में आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। और इनमें ये हैं क्या, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है, एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, यानी वजन उठाती हैं। और ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। और हैं कौन, ये एक वेट लिफ्टर हैं, वजन उठाती हैं।
और बेसिकली अगर देखें कि इन्होंने इंडिया के लिए ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम किया है, तो भारत के लिए इन्होंने अब तक यानी कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। यानी जो भी गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम्स होते हैं उसमें 29 मेडल्स जो हैं वो जीते हुए हैं। और अगर हम देखें कि कितने किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं, तो 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि कर्णम मल्लेश्वरी हैं कौन, तो एक ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कौन से स्टेट से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। और तीसरी बात ये है कि कितने किलो तक का वज़न उठा लेती हैं, 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। और जो चौथा और अंतिम पॉइंट है कि भारत के लिए, भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल को जीता हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वेट लिफ्टिंग होती है वहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर, इसका मतलब उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे फ्लावर आपको दिखाई देंगे। आप जिधर भी देखेंगे आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे, चारों तरफ फ्लावर दिखाई देंगे, और वो पूरा एक घाटी जैसा एरिया है। तो उसको हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, यानी फूलों की घाटी है कहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साइलेंट वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली कौन से स्टेट में है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि साइलेंट वैली कौन से राज्य में है। आगे मूव करते हैं। आगे बहुत अच्छी पेंटिंग है और इस पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसको मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो पेंटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मधुबनी पेंटिंग है और विशेष पेंटिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसका जो नाम है मधुबनी वो कैसे पड़ा। तो बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में एक मधुबनी ज़िला है, उसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा है, ठीक है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ के घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और अगर हम देखें कि इस तरह के चित्र को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यानी किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है कलर बनाए जाते हैं, और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इसमें कोई बाहर से केमिकल नहीं मिलाया जाता है, इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मधुबनी पेंटिंग में जो कलर यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, क्या वो किसी केमिकल से बाहर से उसमें कोई चीज़ मिलाई जाती है, नहीं, वो प्राकृतिक रूप से ही उनको बनाया जाता है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि जो चित्र है ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक और देखेंगे कि जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनमें विशेष कुछ पक्षियों के, जानवरों के या फिर मनुष्य के यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु दिखाई देते हैं। कि क्या मधुबनी पेंटिंग में इंसान का भी चित्रण होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या जानवर का चित्रण होता है, बिल्कुल होता है। क्या पेड़ का, फूल का, पंछी और मछलियों का चित्रण होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का जो एनसीईआरटी 7 वाला पार्ट होगा, तो 7 क्लास में, और इसके आगे बात करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।